तो आज हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कौन से उसके नेसेसरी एलिमेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन जो दी गई है 2H में दी गई है इसकी डेफिनेशन। तो सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स कराए जा सकते हैं लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, वो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस डेफिनेशन को अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है, जूरिस्ट है, उन्होंने दिया है अपने अपने अकॉर्डिंग दिया है। जैसे अकॉर्डिंग टू मैं अगर मुल्ला की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मुल्ला ने एक बुक लिखी है, बड़े अच्छे राइटर है, एक्सपर्ट है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बुक की बात करो तो आप बुक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या तो आप R.K. बांगिया प्रेफर कर सकते हैं या अवतार सिंह, दोनों बुक बहुत अच्छी है। और भी राइटर अच्छे अच्छे राइटर हैं, पर ये दोनों बुक बड़ी अच्छी है अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप समझने के लिए, डिटेल में जाने के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू मुल्ला की बात करो तो मुल्ला कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट और प्रोमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सालमन की बात करूँ तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी के ऑब्लिगेशन और क्रिएट कर रहे हैं और ये डिफाइन कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस को पार्टीज़ में, तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेनली दो चीज़ें सामने निकल के आती है। सब एक पहली चीज़ तो आती है एन एग्रीमेंट बिटवीन द दो पार्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से अधिक पार्टी, यानी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट कोर्ट द्वारा आप इन्फोर्स करा सकते हैं, तो क्या है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए। तो एवरी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सही बात है कि हर एक एग्रीमेंट जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्स करा सकते हो आप, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट होंगे जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, कौन से हैं जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं, ये बताता है आपका सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये यही बताता है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्स आप करा सकते हैं। ठीक है, आइए, तो ये इसमें बात की गई है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा आप इन्फोर्स करा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, दोनों पार्टीज़ का एक फ्री कंसेंट हो। कंसेंट से पार्टी, कंसेंट का मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी दोनों के दिमाग में सेम थिंग और सेम सेंस में है ना। तो ये कंसेंट की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेक्शन 13 में। और फ्री कंसेंट की मैं बात करूँ तो फिर आप चले जाइए सेक्शन 14 में। ठीक है, आप बेयर एक्ट खोलोगे देखेंगे तो उसमें फ्री कंसेंट को डिफाइन कर रखा है। आगे भी इसमें हम डिफाइन करेंगे फ्री कंसेंट। उसके बाद में पार्टीज़ कैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज़ कैपेबल होने चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, इनकॉम्पिटेंट नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद में कंसिडरेशन है, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट बार्ड बाय लॉ है कि किसी भी लॉ के द्वारा उसको रेस्ट्रिक्ट ना किया गया हो, डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सेक्शन 10 को एक ट्रिक है MSD, यानी MS धोनी भी इसको बोलते हैं। तो MSD एक शॉर्ट ट्रिक है एक सेक्शन 10 की, इस पे हमारा शॉर्ट्स भी डले हुए हैं। तो M से होना चाहिए मेजर आपका, S से होना चाहिए साउंड माइंड, यानी पागल या दिवालिया या बैंकरप्ट ना हो, और D से होना चाहिए डिस्क्वालीफाई बाई, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय, यानी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया। अब आप आ जाइए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, एक बार इनको देखेंगे फिर इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है एन एग्रीमेंट, दूसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, तीसरा है फ्री कंसेंट, और चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, पांचवा है नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, और सिक्स है रिटन एंड अटेस्टेड। ठीक है, तो ये रिटन एंड अटेस्टेड है। तो ये आप देखेंगे रिटन एंड अटेस्टेड। ठीक है, अब ये सारे के सारे बड़े पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। आप है इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। आप देखेंगे तो एग्रीमेंट पे भी कुछ सेक्शन है, कंसिडरेशन पे भी है, कंसेंट पे भी है। तो ये मोस्टली एक्ट को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट को देखें, एन एग्रीमेंट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ रहा हूँ। तो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, है ना। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, एग्रीमेंट। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2E में दे रखी है, यानी एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस, है ना, जो कंसिडरेशन की बात करें एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़, एग्रीमेंट में सबसे पहले होना चाहिए ऑफ़र या प्रपोजल, आप जिसको कह सकते हैं। एक पार्टी के द्वारा ऑफ़र किया गया हो या प्रपोजल रखा हो दूसरी पार्टी के द्वारा, एक्सेप्ट किया गया हो और उसमें कंसिडरेशन की बात की गई हो। एग्रीमेंट की डेफिनेशन आप सेक्शन 2I में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, I में आप देख सकते हैं। तो एग्रीमेंट की आपको डेफिनेशन मिलेगी। अब इसमें आप एक केस देख लीजिए, मोहर अली वर्सेज महमूद अली का केस है। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट कहते हैं कि सेल जो एग्रीमेंट है, जो सेल एग्रीमेंट है वो एक्स पार्टी एग्रीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात आ रही फ्री दोनों पार्टीज की, जब एग्रीमेंट है, जब दोनों पार्टी उसमें चाहिए तो उसमें बात आ रही है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे। तो इसमें पार्टी इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब मेजर होनी चाहिए, अडल्ट मैंने बताया मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई बाई लॉ होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 10 आप एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। इसमें केस देख लीजिए अब, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, वॉइड अब इनिशियो, मोहरबी वर्सेस धर्मोदास घोष का एक केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। फ्री कंसेंट की बात करें तो एन एग्रीमेंट इज टू बी डन विद फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कैसे होगा, सेक्शन 14 बताता है कि फ्री कंसेंट आपका कैसे होगा। तो फ्री कंसेंट आपका होगा अनड्यून विदाउट कोर्शन, यानी कोई थ्रेट वगैरह कुछ ना दी हो, डरा धमका के कंसेंट ना लिया गया हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में आ गया ना, तो ये मैं सेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। सेक्शन 15 में कंसेंट के बारे में बता रखा है, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बता रखा है। जैसे कि आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो रिलेशन है उसमें एक डोमिनेंट पार्टी में होता है। उसके बाद में 70 में फ्रॉड की मैं बात को बाय फ्रॉड, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया हो। आप 90 में आप जाओगे तो उसमें मिस्टेक भी है उसमें। सेक्शन 90 की मैं बात करूँ तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है। LIC वर्सेस अजीत गंगाधर का ये केस है, जिसमें कहा कि एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट आर वॉइडेबल, विदा आपने फ्री कंसेंट के अगर किया है तो वॉइडेबल रहेगा। बेलेस्वी वर्सेज पाकिरन का ये केस है। इसमें भी कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वेदर एनी पर्सन इन पोजिशन टू डोमिनेट, यानी एक पर्सन डोमिनेट पोजिशन में है तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस चांस है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उस डोमिनेटेड पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा। फिर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की बात आती है तो विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट आपका इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता।
तो कंसिडरेशन है वो आपका ज़रूरी है कि लॉफुल होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे डॉन टेंशन वर्सेस एंड प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुरजीत मल्हान का ये केस है। इस केस में इसमें केस में कहा गया था कि आप जो है ब्रोकर को 1 रुपया आप दे रहे हैं, वो लैक ऑफ सफिशिएंट कंसिडरेशन यानी सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है वो देख लीजिए आप। तो लॉफुल कंसिडरेशन होता है विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ऐसा भी ना हो जो किसी लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको डिफीट कर रहा हो, वोयलेट कर रहा हो। तीसरा, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। चौथा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा हो, इंजरी हो रहा हो। पांचवा, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो और इमोरल हो। तो ये आपका, अगर ये सब नहीं है कंसिडरेशन तो आपका लॉफुल कंसिडरेशन है। फिर सेक्शन 5 है, वो कहता है हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टीज एक्सप्रेसली डिक्लेयर, यानी एक्सप्रेसली मतलब हमारे एक्ट में कुछ दे रखे हैं ऐसे एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली जो है वो वॉइड माने जाएंगे। जैसे एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बात करता सेक्शन 90 की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइड होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा। इसकी एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शंस भी है। लव एंड अफेक्शन में किया गया, फ्यूचर में सर्विस के लिए किया गया, या पास्ट में कोई डेबिट था उसके लिए किया गया। रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज कि शादी से को रोकने के लिए, शादी से रिलेटेड, शादी ना करे इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट जो आपको शादी करने से रोकता हो, क्या है, वॉइड है। बिजनेस करने से रोकता हो, क्या है, वॉइड है। लीगल प्रोसीडिंग से रोकता हो, जैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग उससे रोकता हो, वॉइड होगा। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, जहाँ पे चीज़ें निश्चित ना हो, सर्टेन ना हो, है ना, क्लियर ना हो, क्या होगा, वॉइड होगा। उसके बाद 30 में आया गैम्बलिंग एंड बैटिंग। तो गैम्बलिंग और बैटिंग मतलब जुआ से रिलेटेड शर्तें वगैरह जो ये आती है आपका वॉइड होगा। इसकी एक्सेप्शन है, जैसे हॉर्स रेस जो होती है, लॉटरी सिस्टम होता है, ये एक्सेप्शंस में आती है, ये वैलिड होती है। उसके बाद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल इवेंट है 31 में। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल, ऐसे एग्रीमेंट जो पहले कर सकते उसके बाद इम्पॉसिबल हो गए उनको परफॉर्म करना। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56। उसके बाद आता आपका रिटन एंड अटेस्टेड। तो रिटन इंडिया में है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन फॉर्म में और अटेस्टेड होना चाहिए, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।